हाय गाइस, दिस इज रूपनाथ रॉय हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रांड ग्रामर। और दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, यह कोर्स जो है खास तौर से उन छात्रों को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। जो बच्चे खास तौर से हिंदी मीडियम के हैं उनको ध्यान में रख करके इसे डिजाइन किया गया है, ताकि उनको बहुत आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सिखाया जा सके। क्योंकि आज के इस कल्चर में, आज के इस मॉडर्न कल्चर में, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू कंसीडर्ड एज जीरो नाउअडेज। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं यह स्पेशल कोर्स जो है कि उन छात्रों के लिए डिजाइन किया हूं। आज का यह डे 3 का वीडियो है। आइए देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। एक नजर हम बोर्ड के ऊपर में दोहराते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है टाइम, समय, टेंस, काल। आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में या अपने हिंदी ग्रामर में काल के बारे में सुना होगा। काल क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बखूबी आपने पढ़ा होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम मतलब समय। टाइम के बारे में जो है कि हर एक छोटे छोटे बच्चे को पता है कि टाइम क्या होता है। दोस्तों, इसी टाइम को टेंस कहा जाता है और काल के नाम से भी जाना जाता है। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें इस समय को जान लेना बहुत जरूरी होता है कि समय को कितने भागों में बांटा गया है और यह कैसे हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी चीज को जो है कि जानने वाले हैं और इसका अप्लाई हम कैसे करते हैं। देखिए, टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान का समय जो अभी चल रहा है। पास्ट का टाइम जो समय बीत चुका है। जो समय बीत चुका है मतलब वह पास्ट टेंस कहलाता है, पास्ट टाइम कहलाता है। और जो समय आने वाला है, कल आने वाला है, जो पल आने वाला है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो उसे फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग प्रेजेंट टाइम को कंसीडर करते हैं। प्रेजेंट टाइम में यहां पे देखिए सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है और यहां टेंस वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन। हम लोग सिंटेक्स को सीख रहे हैं। सिंटेक्स का मतलब ही होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। यहां पे देखिए प्रेजेंट के अंदर 2 एरो लगे हैं। एक एरो के नीचे सिंपल सेंटेंस लिखा है, मतलब साधारण वाक्य, बेसिक सेंटेंस भी इसे कहा जाता है। दूसरा एरो आपको दर्शा रहा है टेंस वाला सेंटेंस। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच के डिफरेंस को जाने बगैर हम जो है कि आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ जानकारी छूट जाए। तो हम एक एक जानकारी को जो है कि आप तक पहुंचाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, इसलिए जो एक एक चीज को बारीकी से हम लोग समझते हुए चलेंगे। दोस्तों देखिए, सिंपल सेंटेंस, टेंस वाला सेंटेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को पहले जो है कि हम लोग समझेंगे। पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में टाइप 1, टाइप 2 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस को देखते हैं। मैं गरीब हूं। टाइप 1 में क्या सेंटेंस है? मैं गरीब हूं, आप लोग किसान हैं। टाइप 2 में क्या है? मेरे पास एक गाय है, उसके पास अनेक किताबें हैं। दोनों सेंटेंस के डिफरेंस को समझिए। मैं गरीब हूं, यहां पर सब्जेक्ट है आपका मैं गरीब हूं, लेकिन आपका सब्जेक्ट यहां कुछ काम नहीं कर रहा है। आपके सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। अगला सेंटेंस है आप लोग किसान हैं। यहां पर भी आपका जो सब्जेक्ट है आप लोग, यह कुछ काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार के एक्शन में यह नहीं है। यहां की अवस्था को बताया जा रहा है कि आप लोग किसान हैं। टाइप 2 को देखिए। मेरे पास एक गाय है। मेरे पास एक गाय है, उसके पास अनेक किताबें हैं। यहां पर जो है अवस्था नहीं बताया जा रहा, यहां पे एक अधिकार को बताया जा रहा है। किसी पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर में या वस्तु के ऊपर में किसी सब्जेक्ट का अधिकार को यहां पे दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं टेंस वाला सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में क्या मेजर डिफरेंस है, इसको समझते हैं। देखिए, टेंस वाला सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को समझने से पहले हम लोग जो है कि टेंस वाले सेंटेंस का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राम खेल रहा है। राम क्या कर रहा है?
राम खेल रहा है, मतलब राम यहाँ एक्शन में है, राम कुछ कर रहा है, कुछ काम को अंजाम दे रहा है। अगला सेंटेंस है वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। यहां पर भी आपके सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया जा रहा है। वह क्रिकेट खेलता है, वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। आपका सब्जेक्ट यहां पर भी काम को करता हुआ दिखाया गया है। पहले सेंटेंस में राम खेल रहा है, खेलने का काम कर रहा है, खेलने का काम जो है कि आपके सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे सेंटेंस में वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने का जो काम है उसके द्वारा, वह के द्वारा किया जाता है। यहां पर एक्शन की बात हो रही है। अब एक नजर जो है कि हम यहां पर सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में दोहराते हैं, दोनों टाइप में, टाइप 1 और टाइप 2। मैं गरीब हूं, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं आपका यहां सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहां पे कुछ काम को कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मैं गरीब हूं, मैं के गरीब होने की अवस्था का यहाँ पे सूचना दिया जा रहा है, किसी प्रकार के एक्शन या काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस आप लोग किसान हैं, यहाँ पर भी आप लोग किसान हैं, उनके किसान होने के बारे में बताया गया है, न कि काम करने के बारे में। यहाँ काम का जिक्र एकदम नहीं है। तो मोटा मोटी जो है दोनों सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है कि टेंस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, और बेसिक सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि किसी न किसी रूप से उनके अवस्था के बारे में, हालात के बारे में बताया जाता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सेंटेंस एंड सेंटेंस ऑफ द टेंस। ओके, आइए देखते हैं टाइप 2 में। मेरे पास एक गाय है, क्या है, मेरे पास एक गाय है। यहां पर अधिकार की बात हो रही है, न कि एक्शन की बात हो रही है। यहां पर अधिकार की बात हो रही है, एक्शन की जरा सा भी यहां पर चर्चा नहीं है। उसके पास अनेक किताबें हैं, यहां पर भी उसके पास अनेक किताबें हैं, यहां पर भी उन किताबों के ऊपर में अधिकार को दर्शाया जा रहा है। किसका अधिकार, उसके अधिकार को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, लेकिन एक्शन वाली बात नहीं है। आपके सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ नहीं किया जा रहा है। दोस्तों क्लियर हो गया सिंपल सेंटेंस यानी कि बेसिक सेंटेंस और टेंस वाले सेंटेंस में मेजर डिफरेंस क्या है। जब यह डिफरेंस क्लियर हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक लेकर को लेकर के चलेंगे सिंपल सेंटेंस को। और सिंपल सेंटेंस में क्या है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। पहले हम लोग टाइप 1 कैटेगरी को सीखेंगे, बाद में जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 की कैटेगरी को सीखेंगे। एक एक चीजों को सीखते हुए आगे चलेंगे तो दोस्तों 100% जो है कि आपको समझ में आएगा। एक बार अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से इस चीज को समझ लिया, मैं दावा करता हूं पूरे जीवन भर आप इसे भूलेंगे नहीं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम प्रेजेंट टाइम के बेसिक सेंटेंस कैटेगरी 1 को सीख रहे हैं, किसको सीख रहे हैं, कैटेगरी 1, टाइप 1, टाइप 1 को सीख रहे हैं। टाइप 2 की चर्चा जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले हम लोग टाइप 1 को समझ लेते हैं, वो भी किस टाइम में, प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत आने वाले टाइप 1 सेंटेंस को। ओके दोस्तों देखिए, वह गरीब है, अंत में क्या है लगा हुआ है। तुम दयालु हो, अंत में क्या है, हो लगा हुआ है। इस सेंटेंस को देखिए, वे शरारती हैं, मैं एक छात्र हूं लगा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस के अंत में आपको है, हो, हैं और हूं आपको अवश्य दिखेगा। ओके, और सेंटेंस को देखते हैं, वह गरीब है, वह गरीब है। यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, वह, लेकिन यहां आपका सब्जेक्ट कुछ काम को अंजाम नहीं दे रहा है, किसी प्रकार के कार्य को नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट के अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वह गरीब है। और किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले दोस्तों स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रक्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके, और इन प्रकार के सेंटेंसों का स्ट्रक्चर बनता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है,
सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, देन इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट, या इज आर एम होता क्या है अभी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ऑक्सिलियरी वर्ब का आपने नाम सुना होगा, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, मतलब सहायक क्रिया। ओके, एम आर इज आर एम इज नथिंग बट ऑक्सिलियरी वर्ब, और इन्हीं ऑक्सिलियरी वर्ब की सहायता से जो है इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन हम हिंदी से अंग्रेजी में कर पाते हैं। आइए देखते हैं। वह गरीब है, क्या सब्जेक्ट है आपका? ही सबसे पहले लिखा जाएगा, इज आर एम। अब दोस्तों ही के साथ में इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा, इसे हमें डिसाइड करना होगा। तो दोस्तों इसका भी एक रूल बना हुआ है, रूल को मैं आपको बता देता हूं। जब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, देन हम एम का इस्तेमाल करते हैं। वी यू दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ही सी इट एनी नेम, और किसी नाम के रूप में अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं सेंटेंस में ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और इसके साथ में हमें इज का उपयोग करना होता है। ही इज, वह है, वह है क्या है, गरीब, वह है गरीब। यहां गरीब की अंग्रेजी क्या होता है, पुअर। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही इज पुअर, वह है गरीब। एकदम सिंपल है। उसी प्रकार से यहां देखते हैं, तुम दयालु हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू होता है, यू को हमने यहां लिखा। यू के साथ में अब हम क्या करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। यू आर, तुम हो, क्या हो, दयालु, काइंड। कंप्लीट हो गया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। वे शरारती हैं, वे शरारती हैं, वे की अंग्रेजी क्या होता है, दे लिखा जाएगा, और दे के साथ में आपको पता है कि हम आर का इस्तेमाल करते हैं। दे आर, वे हैं क्या है, शरारती, नॉटी। कंप्लीट। अगला सेंटेंस, मैं एक छात्र हूं, मैं, आई के साथ में एम लगाया जाता, आई एम, एक छात्र, मैं हूं क्या, एक छात्र, आई एम ए के लिए यहां ए लिखा जाएगा आर्टिकल। जब हम लोग आर्टिकल के बारे में सीखेंगे तो यह डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप जानते होंगे, काफी लोग जानते भी होंगे। आई एम ए स्टूडेंट। एकदम सिंपल है। सब्जेक्ट आपका ऑक्सिलियरी वर्ब, देन यहां ये जो पार्ट है आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बारीक सी बात जो है कि मैं यहां बता देना चाहूंगा दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में जो है कि वर्ब का होना किसी भी सेंटेंस में जरूरी होता है। दोस्तों आप इन स्ट्रक्चर को देख करके आपको लग रहा होगा कि यहाँ वर्ब कहाँ है। दोस्तों वर्ब है यहाँ सब्जेक्ट के बाद में, या इज आर एम जो है ये आपके इस सेंटेंस का वर्ब है, और बचा हुआ भाग जो है कि आपका ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दोस्तों देखिए, वह गरीब है, सब्जेक्ट तो यहां हो गया, लेकिन इसमें से वर्ब कौन है? दोस्तों इज जो है यही आपका जो है कि इस प्रकार के सेंटेंसों में मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्या? मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसलिए हम स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? इज आर एम जो है यही इन प्रकार के सेंटेंसों में मेन वर्ब होता है। ओके, अब कंफ्यूजन जो है कि नहीं होना चाहिए। वह गरीब है, ही इज पुअर, दे आर नॉटी, यू आर काइंड, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। क्लियर? दोस्तों जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन जो है कि इसी प्रकार से किया जाए। ना जाने हम और आप अपनी दिनचर्या में इन प्रकार के सेंटेंसों का बड़ी से बड़ी तादाद में जो है कि हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग के दौरान। अगर आप इन छोटे छोटे वाक्यों के ऊपर में अपनी पकड़ को मजबूत बना लेते हैं, मैं दावा करता हूं आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता। आप फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं और अंग्रेजी में बातचीत कर पाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उनको बना करके देखते हैं कि कैसे बनता है। यह एक गाय है, सब्जेक्ट क्या है, यह। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट
यह के रूप में है और यह की अंग्रेजी क्या होता है, दिस। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, यह एक गाय है, दिस। अब यहां पर इज लगे जो कि आपका वर्ब है, दिस इज अ काउ। क्या बना, दिस इज अ काउ। दोस्तों यह एक गाय है, दिस इज अ काउ। अगला सेंटेंस क्या है, वह एक किताब है। अब वह की अंग्रेजी क्या होगा, दैट, दैट इज अ बुक। अगला सेंटेंस क्या है, तालाब गहरा है, तालाब गहरा है। द पोंड इज डीप। अगला सेंटेंस क्या है, वे बीमार हैं। अब देखिए, वे बीमार हैं, दे आर इल। आप नेक हैं, यू आर जेंटल। क्या सेंटेंस बना, दिस इज ए काउ, दैट इज ए बुक, द पॉन्ड इज डीप, दे आर इल, यू आर जेंटल। दिस किसके लिए आया है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब आप प्रोनाउन का वीडियो हमारा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा यह दिस यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है। एज ए सब्जेक्ट आ रहा है और यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट, दैट भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यह किसके लिए आया है, आपके बुक के लिए आया है और यह दिस आपके इस काउ के लिए आया है। द पोंड इज डीप, यहाँ पे द पोंड जो है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और यह आपका जो है कि ऑब्जेक्ट है। दे आर इल, दे आपका यहां सब्जेक्ट है, आर यहां वर्ब है और यह आपका ऑब्जेक्ट है। यू आर जेंटल, यू आपका यहां सब्जेक्ट है, आर यहां पर आपका वर्ब है, जेंटल ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, एक एक चीज को अगर बारीकी से आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे, मैं दावा करता हूं आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शर्त यही है, वीडियो को अंत तक एक पेशेंस के साथ में देखिएगा। अंग्रेजी सीखना जो है आसान है, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में सीखना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। पेशेंस बनाए रखिए, एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए आगे चलिए। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप सीख जरूर जाएंगे। ओके दोस्तों, इन सेंटेंसों को देखिए, सीता और गीता सुंदर है। सीता एक नाम है और गीता, यहाँ दो नाम आ चुके हैं। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का जो है कि आपका सब्जेक्ट होगा सीता और गीता, तब हम इन्हें थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं और थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सीता और गीता सुंदर है। अब इसको बनाएंगे कैसे, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अब इसके साथ में हम आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। सीता एंड गीता सुंदर है, सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल। क्या बना, सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है, तुम दुबले हो, तुम दुबले हो, यू आर थिन। अगला सेंटेंस क्या है, मैं मजबूत हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग। अगला सेंटेंस, वे ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट। दोस्तों यह तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंसों को नेगेटिव रूप में भी आप देखते होंगे। नेगेटिव रूप में कैसा दिखेगा, सीता और गीता सुंदर नहीं है, यहां पर नहीं लगा हुआ रहेगा। तुम दुबले नहीं हो, मैं मजबूत नहीं हूं, वे ईमानदार नहीं है। जब यहां पर नेगेटिव की बात होगी तब हमें नोट का इस्तेमाल करना होता है और वह किस जगह पे होता है, तो जस्ट जो है कि हमें इस वर्ब के बाद में नोट लगाना होता है। इज आर एम के जस्ट बाद में नोट लग जाएगा। अब देखिए, सीता एंड गीता आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट थिन, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट ऑनेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अगर आप बारीकी से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, एक ही चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मैं दावा करता हूं आप बहुत ही आसानी से जो है कि इसको सीख जाएंगे। आप कितने भी कमजोर होंगे अंग्रेजी में, लेकिन मैं दावा करता हूं इन वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। जरूरत पड़े तो आप अपना नोट भी बना सकते हैं, ताकि आप अपने नोट के थ्रू आप रिवीजन कर सके और इस प्रकार के और ढेर सारे सेंटेंसों का जो है कि आप ट्रांसलेशन सीख सकें। ओके, आइए देखते हैं इन्हीं सेंटेंसों को इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक रूप में कैसे बनाया जाएगा। सेंटेंस कैसे दिखेंगे? क्या सीता और गीता सुंदर है? यहां पे प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा। क्या तुम दुबले हो? यहां पे प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा। क्या मैं मजबूत हूं? यहां पे प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा। यहां भी हम क्या लगा देंगे? क्या वे ईमानदार हैं? यहां पर भी प्रश्न का चिन्ह लग जाएगा। फिलहाल हम इस नहीं को हटा देते हैं, बाद में हम लोग नेगेटिव बनाते समय वापस इसको कंसीडर कर लेंगे, ले लेंगे। दोस्तों जब इस प्रकार के प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखे, तो उसका ट्रांसलेशन बनाने का बहुत ही सरल नियम है। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे इज आर एम जो हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब है, इन्हीं की मदद से जो है कि इन प्रकार के सेंटेंसों को बनाया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा और स्ट्रक्चर जो है कि आपका बदल के अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बदल चुका है। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। कंडीशन जो है क्या है, हम पहले इज आर एम को लिखेंगे, देन हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है उसको लिखा जाएगा और अंत में इस क्वेश्चन मार्क को लगा दिया जाएगा। आपका सेंटेंस जो है कि बखूबी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सीता और गीता सुंदर हैं? क्या सीता और गीता, हम यहां पे आर का इस्तेमाल करेंगे। आर सीता एंड गीता, आर सीता एंड गीता ब्यूटीफुल। और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा। सेंटेंस क्या बना? आर सीता एंड गीता ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम दुबले हो? क्या तुम यहां पे सब्जेक्ट है यू और यू के साथ में हम आर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आर को हम सबसे पहले लिखेंगे। ओके, देन हमारा सब्जेक्ट यू लिख दिया जाएगा। आर यू थिन? क्या तुम दुबले हो? अगला सेंटेंस क्या है? क्या मैं मजबूत हूं? मैं यहां पे सब्जेक्ट है और मैं के साथ में एम लगाया जाता है, इसलिए हम एम को पहले लिखेंगे। देन हमारा सब्जेक्ट आई लिखा जाएगा। एम आई स्ट्रॉन्ग? क्या मैं मजबूत हूं? क्या वे ईमानदार हैं? दे के साथ में आर लगता है, वापस जो है कि हम यहां पे आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर दे ऑनेस्ट? सेंटेंस क्या बन गया? आर दे ऑनेस्ट? क्या वे ईमानदार हैं? दोस्तों यह तो था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 और इन्हीं सेंटेंसों का नेगेटिव भी होता है। आइए देखते हैं, हल्का सा चेंजेस होगा। क्या सीता और गीता सुंदर नहीं है? क्या तुम दुबले नहीं हो? क्या मैं मजबूत नहीं हूं? क्या वे ईमानदार नहीं है? इस कंडीशन में हमें नोट कहां लगाना है, फिर वापस हमें एक नए स्ट्रक्चर की ओर बढ़ना होगा। हमारा अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? इज आर एम तो सेम लिखा जाएगा। ओके, डू लिखा ताकि जो है कि सेम लिखा जाएगा। देन सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में अब हम यहां पे नोट लगाएंगे, उसके बाद जो है कि आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ओके, इस हिसाब से आर सीता एंड गीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। सेंटेंस बनेगा आर सीता एंड गीता नोट ब्यूटीफुल। आर यू सब्जेक्ट है, यहां हम नोट लगा देंगे। क्या बना सेंटेंस? आर यू नोट थिन? एम आई, यहां भी नोट लग जाएगा क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना है। एम आई नोट स्ट्रॉन्ग? आर दे, यहां भी नोट लग जाएगा। आर दे नोट ऑनेस्ट? क्या वे ईमानदार नहीं है?
दोस्तों देखा ना कितनी आसानी से जो है कि इसको समझा जा सकता है। मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, इंट्रोगेटिव टाइप 1, इसका मतलब है टाइप 2 भी होगा। तो दोस्तों जवाब है हाँ, इंट्रोगेटिव टाइप 2 भी है, और उसे हम जो है कि शॉर्ट में WH इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं या इसे पढ़ाया जाता है। अब WH क्या होता है? तो दोस्तों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, यहाँ तो आपने देखा कि सेंटेंस के पहले क्या शब्द लगा हुआ था, क्या सीता और गीता सुंदर है या सुंदर नहीं है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसके शुरुआत में क्या लगा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ रहता है या प्रयुक्त रहता है। तब उस समय फिर वापस हमारा स्ट्रक्चर जो है कि हल्का सा बदल जाता है और हमें अगले स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बताया जा रहा हूं, क्या इतने सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने होंगे? तो दोस्तों जवाब है हाँ, लेकिन याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे या आपके दिलो दिमाग में बाय डिफॉल्ट बैठता चला जाएगा, और जो है कि ज्यों ज्यों आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे आप दूसरे को भी सिखाना चालू कर सकते हैं। दोस्तों एक नजर इन सेंटेंसों के ऊपर में दोहराइए, वह क्या है। क्या जो शब्द है पहले जो लगा हुआ रहता था अब वह यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड इंट्रोगेटिव टाइप 2। यह इंट्रोगेटिव टाइप 2 है। वह क्या है, यहाँ पर क्या जो शब्द है यहाँ पे प्रश्न को पैदा कर रहा है, सवाल को पूछ रहा है कि वह क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु जो है कि वहां रखी हुई है और अगला जो है कि आपसे पूछ रहा है कि वह क्या है। आपको जवाब देना होगा कि वह किताब है या कलम है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको जवाब देना होगा। हाँ या ना में जो है कि इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें इन प्रकार के शब्दों की अंग्रेजी को हम सेंटेंस के शुरुआत में लिखते हैं और हमारा स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट देन आपका ऑब्जेक्ट। ओके, स्ट्रक्चर क्या बना, WH वर्ड इज आर एन प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। WH के बारे में ऑलरेडी हमारा एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हैं और WH को समझ सकते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा चीज है, लेकिन आपको जानना चाहिए। जानेंगे तभी जो है कि आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों यह जो शब्द है यह WH शब्द है, क्या की अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट WH वर्ड हो गया। अब हमें इज आर एम में से किसी एक को लिखना है जिसकी जरूरत है। सब्जेक्ट क्या है, वह। यहाँ पे वह की अंग्रेजी दैट के रूप में हम कंसीडर करेंगे और दैट के साथ में इज का इस्तेमाल होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाट इज दैट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ओके, अगला सेंटेंस क्या है, आपका नाम क्या है। सिंपल सा चीज है, आप लोग जो है कि इस चीज को पूछते हैं आपका नाम क्या है। इस समय आपको क्या होता है, जवाब के रूप में अपना नाम बताना होता है। ओके, आपका नाम क्या है, क्या की अंग्रेजी क्या होगा, अगेन व्हाट। उसके बाद में आपका नाम क्या है। व्हाट के बाद में हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां सब्जेक्ट क्या है, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। आपका, यही यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आपका नाम। ये दोनों मिला के हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए व्हाट इज योर नेम। उसके बाद में जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्लियर। वे कहां है, वे कहां है। अब देखिए यह प्रश्नवाचक शब्द है, कहां। जवाब देना होगा कि वह पटना में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है। इस प्रकार से जो है कि आपका आंसर बनता है। वे कहां है, वेयर। कहां की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। अब जो है वे की बात हो रही है जिसकी अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ में आर लगता है, हम यहाँ पे आर को लिख देंगे। वेयर आर दे, वे कहां है, वेयर आर दे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। टाइप 2 को भी मैंने जो है कि आप लोगों को बता दिया है। टाइप 1 भी आपने देखा, टाइप 2 भी देखा।
टाइप 1 में और टाइप में हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि टाइप 1 के इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि आपका जवाब जो है कि हाँ या ना में संभव होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन टाइप 2 के इंट्रोगेटिव में हाँ या ना में आप जवाब नहीं दे सकते। आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, व्हाट इज योर नेम, आपको अपना नाम बताना पड़ता है, वेयर आर दे, वे कहाँ है, वे जहां भी हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ यस या नो में आप जवाब नहीं दे सकते हैं। This is the basic difference between the type 1 interrogative sentence and type 2 interrogative sentence। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा यह प्रयास, मेरा यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो मैं बना पाऊँ। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।